नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हॉर्नों के प्लीज में आज बात होगी राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के इलाज के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले की। वहीं आगरा में एक महिला 2.5 साल में 25 बार बनी मां। सियासी ढाबा में उठेगा कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन का मुद्दा। बताएंगे इस अधिवेशन में हुए मंथन से क्या निकला। तो सोशल अड्डा में करेंगे दिल्ली में कल से आयुष्मान भारत कार्ड बांटने की तैयारी पर मंथन। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे बिहार के जहानाबाद में बसी राज्य की पहली फिल्म सिटी में लाइट कैमरा एक्शन शुरू। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा में आयकर विभाग का 315 करोड़ रुपए का नोटिस भी है। इंदौर के कलेक्टर दफ्तर पर एक दंपत्ति ने जनसुनवाई के दौरान अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया। दरअसल वहां एक बुजुर्ग दंपत्ति ने भीषण गर्मी के बीच जमीन पर लौटते हुए अपनी आवाज उठाई। दोनों का आरोप है कि कुछ दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। आरोपों के मुताबिक इस मामले की शिकायत वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर अधिकारियों ने उन्हें मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सूरत की रहने वाली जुड़वा बहनें रीवा और राहिन चर्चा में आ गईं। दरअसल दोनों ने एमबीबीएस की पढ़ाई में बराबर नंबर हासिल किए। एमबीबीएस की फाइनल परीक्षा में दोनों को कुल 935 नंबर यानी 66.8% अंक हासिल हुए। रीवा और राहिन ने वडोदरा के GMERS मेडिकल कॉलेज से एक साथ एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक मजदूर ने दावा किया कि उसे आयकर विभाग की ओर से 315 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया। चंद्रशेखर पंडित का कहना है कि उन्होंने कभी जिंदगी में इतनी बड़ी राशि के बारे में सोचा भी नहीं था जितना टैक्स मांगा जा रहा है। मजदूर के मुताबिक इस नोटिस की वजह से उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि ये नोटिस महाराष्ट्र के आयकर विभाग की ओर से आया, लेकिन अब इसको लेकर जवाब दाखिल कर दिया गया है। चंद्रशेखर खुद एक किराए के छोटे से मकान में रहते हैं। मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले चंद्रशेखर ने बताया कि उन्होंने 4 साल पहले नागपुर के एक बैंक में खाता खुलवाया था, जिसमें वो मजदूरी से कमाए कुछ रुपए जमा किया करते थे। लेकिन फिर एक बैंक एजेंट ने उनसे मोबाइल नंबर लिया था, पर वो नंबर खाते से लिंक नहीं किया। यही कारण है कि खाते में क्या चल रहा है इसकी जानकारी उन्हें कभी नहीं मिली। ये मजदूर खुद हार्ट पेशेंट है। अब मेरा जीवन तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी अमाउंट कभी ना सोचा था, ना किया था, और ना मैंने कोई उसमें कोई ट्रांजैक्शन किया बैंक में, ना कुछ किया। इसकी वजह से, ये दूसरों की वजह से आज मुझे प्रताड़ना तो झेलनी पड़ रही है। इसकी वजह से मेरा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। शिरडी में रामनवमी उत्सव के दौरान रिकॉर्ड चढ़ावा आया। बताया गया कि साईं मंदिर ट्रस्ट को 4 करोड़ 26 लाख का दान मिला। ये रामनवमी उत्सव 5 से 7 अप्रैल तक 3 दिन चला था। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे और दान दिया। फिर करीब 6 घंटों तक मशीनों से भी इस दान की गिनती हुई। अभिनेता सनी देओल राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे, जहां उन्होंने तनोट माता मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। साथ ही सनी देओल ने अपनी अगली फिल्म जाट की सफलता के लिए प्रार्थना की और वहां मन्नती रुमाल भी बांधा। सनी देओल यहां BSF जवानों से भी मिले, साथ ही उनके साथ डांस भी किया। इस मंदिर की देखभाल BSF की ओर से होती है। 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान की भीषण गोलाबारी के बावजूद ये मंदिर सुरक्षित बच गया था। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर डॉक्टरों के फर्जी तरीके से दवा और जांच लिखकर सरकारी पैसे की लूट खसोट से जुड़ी है। जयपुर के सरकारी अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर ने मरीजों को कैंसर और किडनी रोग जैसी बीमारियों की महंगी दवाएं लिख दी, जबकि वो अस्पताल सिर्फ साधारण बीमारियों के इलाज के लिए ही है। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में 2.5 साल में एक ही नाम की महिला को रिकॉर्ड में 25 बार डिलीवरी और 5 बार नसबंदी करना दिखाया गया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। ऐसे में जरूरी है कि डॉक्टरों के फर्जी तरीके से दवा और जांच लिखकर सरकारी पैसे के दुरुपयोग को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
जयपुर के गुजर की थरी मोहल्ले का ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, उल्टी जैसे साधारण रोगों की दवाएं मिलती है और एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं। मगर यहां बैठे हुए एमबीबीएस डॉक्टर ने राजस्थान के दूर दूर के इलाके पाली और मारवाड़ जैसे इलाकों के मरीजों को लाखों रुपए की नेफ्रोलॉजी की दवाएं लिख दी, जो कि एआई की मदद से पकड़ा गया है। ये जयपुर के गुर्जर की थड़ी मोहल्ले में बना शहरी प्राथमिक उपचार केंद्र है। यहाँ पर तैनात डॉक्टर राकेश गुप्ता एमबीबीएस हैं, जो मोहल्ले में जनता के खांसी, बुखार और दर्द जैसे साधारण रोगों का इलाज करते हैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब यहाँ बैठकर सिर्फ इस मोहल्ले की ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के मरीजों के लिए दवा लिख रहे हैं। कहने को तो ये सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर इनके कारनामों को आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बीमारी कोई हो, इनके पास हर बीमारी का रामबाण इलाज है। ये कैंसर और किडनी स्पेशलिस्ट बनकर तमाम रोगों की दवा लिख रहे हैं। डॉक्टर साहब ने 3 मार्च 2025 को एक पुरुष मरीज अमिलाल हरिजन को ब्रेस्ट कैंसर की दवा मेगिस्टा 160, किडनी की बीमारी के लिए सेविकोड और केरेंडिया 10 mg समेत 25,000 की 13 दवाएं लिख दी। एआई ने जब डॉक्टर राकेश गुप्ता के लिए मरीजों की पर्ची को स्कैन किया तो देखा कि यही दवाएं ये सबको लिखे जा रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने डॉक्टर राकेश गुप्ता से इस बारे में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया और सवालों का जवाब देने से बचने की कोशिश करने लगे। राकेश गुप्ता जी, आप पर आरोप है आपने पिलानी, मंडावर, दूर दूर के मरीजों को बिना जांच के महंगी महंगी नेफ्रोलॉजी की दवाएं लिखी हैं। सर, जो भी बात है वो अभी मामला विचाराधीन है, मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा उसके ऊपर। क्यों नहीं बात करना चाहेंगे? ये सरकारी पैसा है जिसके आपने महंगी दवाइयाँ बाहर के मरीजों को लिखी है, जबकि ये आपको पता है। सर, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता अभी। है ये सर, अभी मैं नहीं बोल सकता इसमें कुछ भी। जो भी बात है वो सरकार अपने आप डिसाइड करेगी। आपने क्यों लिखी है 25-25 हजार की दवाइयाँ यूपीएससी में बैठकर बाहर के मरीजों को क्यों लिखी है? सर, यहाँ की नहीं है वो, बात अलग है। उस अपने आप जांच कमेटी बताएगी क्या उसका वो निकलता है। आप बताओ ना। सर, मैं अपने मुंह से अभी नहीं बोलूँगा कुछ भी। तो एआई ने जो आपका पकड़ा है ना सर, वो है जो भी है वो हम लोगों का, गवर्नमेंट अपने आप उसको डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। हमारे संवाददाता ने डॉक्टर साहब से ये भी कहा कि आप पर बेहद गंभीर आरोप हैं, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। इसके बाद उन्होंने ऐसी चुप्पी साधी कि बार बार कुरेदने पर भी कुछ बोलने को राजी नहीं हुए। फिर इतना गंभीर आरोप है, आप बोलने से क्यों बच रहे हैं? सर, हम बच नहीं रहे हैं। जो भी बात है वो अपने आप गवर्नमेंट सेट करेगी। क्या सेट करेगी? सर, जो मामला है वो विचाराधीन है, उसके बाद जो भी बात होती है वो पता चल जाएगा। आप कुछ नहीं करना चाहते? नहीं सर, थैंक यू। डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं जो कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रहा हूं, मामले की जांच हो रही है, जांच में जो कुछ होगा सामने आ जाएगा। मगर इनके ऊपर गंभीर आरोप है कि 25-25 हजार रुपए की नेफ्रोलॉजी की दवाएं, जो कि ये प्राथमिक उपचार केंद्र है जयपुर में गुजर की थरी में, और बाहर के मरीजों को भीलवाड़ा, मंडावर, पाली ऐसे मरीजों को दवा लिखने का आरोप है इन पर। डॉक्टर गुप्ता यहीं बैठे बैठे 300 किलोमीटर दूर तक पाली, भीलवाड़ा, मंडावर समेत दूर दराज के मरीजों को दवा लिख रहे हैं। और मजेदार बात है कि यहाँ पर खांसी बुखार की दवा देने के लिए कोई फार्मासिस्ट नहीं है और उनकी जगह पर कंप्यूटर ऑपरेटर मरीजों को दवा बांट रहा है। सर, यहाँ पे जनरल मेडिसिन के द्वारा जनरल मेडिसिन ही होती है। जनरल में किस जैसे सर्दी जुकाम, बीपी की, शुगर की, जनरल मेडिसिन की जो रोजमर्रा में काम आती है वैसे। आप क्यों आए हो यहाँ पर? सर, मैं ऑपरेटर हूँ। तो ऑपरेटर ही दवाई दे रहे हैं? नहीं सर, वो भी फार्मेसिस्ट सर है ना, तो बाहर गए हुए हैं। अब खैरथल के बीबी रानी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का हाल देखिए। यहाँ हमारी टीम के पहुँचने की खबर सुनकर डॉक्टर मनीषा चौधरी अस्पताल से गायब हो गयी। डॉक्टर मनीषा की लिखी पर्ची की जब एआई के जरिए पड़ताल की गई तो पता चला कि उन्होंने एक ही परिवार के 4 लोगों को महंगी लीवर मेडिसिन यूडिलिव लिख दी थी
और जब जांच की गई तो पता चला कि कोट कासिम का पवन मेडिकल सीधे डॉक्टर मनीषा से दवा लिखवा कर लाता था और मरीजों को दवाई बेचता था। हैरानी की बात यह है कि मरीज तो कभी डॉक्टर मनीषा से मिले ही नहीं। खुद मरीज ने बताया कि पवन मेडिकल वाला दवाई लिखवा कर लाता था। डॉक्टर से कभी मिले या कैसे दवाइयाँ लिखवाई, क्या मामला था? मैंने कभी डॉक्टर से कभी देखी साहब। हमारे तो यहाँ पवन मेडिकल स्टोर है। अच्छा। वो दवाई दिया करते थे, वो पर्ची कहाँ से बनवाते थे, कहाँ से बनवाते थे। वो महीना की भाई हमारी जो पर्ची लागू है हमारा 2-4 हज़ार की, वो इनसे ले लिया करते थे। वो पर्ची कहाँ से बनवाते थे मुझे नहीं पता। अच्छा, आप यहाँ जो पवन स्टोर जो आप बता रहे हैं, क्या नाम बताया उसका? पवन मेडिकल स्टोर। पवन मेडिकल स्टोर। आपने अपना कार्ड उसको आरजीएच दे दिया? नहीं, वो तो नंबर थे उसके बाद। अच्छा, नंबर थे। 1 नंबर मैंने यहाँ से बनवाया ना, अपने सरकारी हॉस्पिटल से पर्ची बनाई थी, उसमें आगे नंबर आता ही है, तो उस नंबर से बना। जबकि पवन मेडिकल से जब हमने पूछा तो उसने सफाई देते हुए कहा कि मरीज पर्ची देते थे और वो दवाइयाँ दे देता था। देखो जी, मेरे पास जो पर्ची आती थी मैं दवाई दे देता था, और वो काम तो उनका है, जो लिखा मैंने दे दिया। किस तरह की दवाइयाँ ज्यादा आती थी उसमें, मतलब जैसे भी जांच में? ऐसा है, खाज है, खुजली की है, और मौसम की बीमारियों की दवाइयाँ ज्यादा आती है। तो महंगी आती है ये दवाइयाँ? सभी तरह की होती है, महंगी भी है, मंदी भी है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई हम तो क्या है, जैसे कार्ड वो दे देते थे, आप लोग ही लिखा के अपने हिसाब से दवाइयाँ? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास तो आए, लिखवा के लेकर आए, मैंने दवाई दी। दरअसल राजस्थान में सभी को मुफ्त दवा और मुफ्त इलाज मिलता है। आम जनता के लिए इसकी व्यवस्था राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड करता है, जबकि सरकारी कर्मचारियों का इलाज राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत होता है, जिसमें बड़ा घोटाला सामने आया है। राजस्थान की जनता के मुफ्त दवा योजना में जहां केवल 1100 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, वहीं 60 लाख सरकारी कर्मचारियों को 2000 करोड़ की दवा एक साल में खिला दे रहे हैं। साल 2021-22 में आरजीएचएस में दवाओं पर 289.89 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, जो साल 2024-25 में बढ़कर 2566.64 करोड़ हो गया। यानी 3 सालों में ही 2276.75 करोड़ रुपए अधिक खर्च किया गया। यूपी के आगरा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। आगरा के फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक ही महिला 2.5 साल के भीतर 25 बार मां बनी। इतना ही नहीं, उसी महिला की 5 बार नसबंदी भी हुई। ये चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब स्वास्थ्य विभाग ने सीएचसी फतेहाबाद का ऑडिट कराया। ऑडिट टीम जैसे जैसे दस्तावेजों की जांच करती गई, वैसे वैसे उनके होश उड़ते चले गए। एक ही नाम की महिला को रिकॉर्ड में 25 बार डिलीवरी और 5 बार नसबंदी करना दिखाया गया। इतना ही नहीं, इस महिला के खाते में कुल 45,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे, वो भी सरकारी योजनाओं के नाम पर। लगातार यहाँ पे अगर आप फतेहाबाद की स्थिति देखें या शमशाबाद, 2 ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, लगातार अनरेस्ट बहुत रहता है कर्मचारियों को लेकर। और यहाँ अब तक 4 इंचार्जेस बदले जा चुके हैं फतेहाबाद में, और 4 इंचार्जेस शमशाबाद में बदले जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों की मिली भगत ज्यादा लग रही, अधिया है तो, और स्थानीय कार्यकर्ताओं की ज्यादा लग रही है बनिस्बत की इंचार्जेस की, लेकिन उसमें वो आक्षेप से बरी नहीं हो सकते। जाहिर है, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के नाम पर मरीजों के इलाज के बजाय जमकर बंदरबांट चल रही है। ऐसे में जरूरी है कि डॉक्टरों के फर्जी तरीके से दवा और जांच लिखकर सरकारी पैसे के दुरुपयोग को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आगरा से अरविंद शर्मा, खैरथल से हिमांशु शर्मा, श्रीगंगानगर से हरनेक के साथ जयपुर से शरद कुमार, गुड न्यूज टुडे। भारत ने बांग्लादेश सरकार को दिया है बड़ा झटका। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस ने विक्ट्री डे परेड के लिए न्योता भेजा। ये विक्ट्री डे परेड 9 मई को दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत की 80वीं वर्षगांठ के तौर पर आयोजित होनी है। इसी समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं को न्योता दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूरोप के देश स्लोवाकिया के दौरे पर हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात की।
वहीं लोक परिधान पहने एक जोड़े ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोटी और नमक देकर एक परंपरा निभाई। ये परंपरा वहां मित्रता और सम्मान के तौर पर निभाई जाती है। भारत ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार को बड़ा झटका दिया। दरअसल भारत ने ट्रांसशिपमेंट की सुविधा खत्म कर दी। इससे बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। इससे पहले भारत ने साल 2020 में बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत के रास्ते दूसरे देशों में भेजने की अनुमति दी थी। यूपी सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी। दरअसल उसने डीए 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया। ये बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी से मान्य होगा। एम जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरमैन पद से रिटायर हो गए। उन्होंने फरवरी 2022 में ये पद संभाला था। हालांकि यूजीसी चेयरमैन के पद पर फिलहाल किसी और के नाम की घोषणा नहीं की गई है। और खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आगामी चुनावी रणनीति दुरुस्त करने पर महामंथन किया। अधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने आरएसएस और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के इस अधिवेशन में देश भर से 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल मौजूद हैं, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं पहुंची। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का मंथन चल रहा है। जिस गुजरात में कभी कांग्रेस के सियासी प्रयोग ने कांग्रेस को सत्ता पर पहुंचाया, आज उसी गुजरात की जमीन से कांग्रेस एक बार फिर चुनावी राजनीति का न्याय पथ तलाशने में जुटी है। अधिवेशन में अंतिम दिन राहुल गांधी ने आरएसएस और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी, कहां छुप गए हैं? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ओबीसी आरक्षण का राग छेड़ा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते। ओबीसी के लिए जरूरी है, जब ये जनजाति जनगणना होगी तो उनके जो भी ये है, जो शिक्षा का हो, नौकरी का हो, और उनके हकूक के लिए वो लड़ते रहेंगे। लेकिन वो काम मोदी जी नहीं करना चाहते। अपने आप को मोदी जी कहते, पहले तो नहीं कहते थे, अब इधर इधर ये कह रहे हैं कि मैं बैकवर्ड हूं, मैं फलाना हूं। अरे भाई, आप बैकवर्ड है तो बैकवर्ड के लिए जनगणना लागू करो ना। गुजरात में पार्टी का महामंथन चल रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर होंगे ही। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुजरात में उद्योगों की बदहाली और किसानों के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। हमारे देश के 80%
स्टेनलेस स्टील उद्योग गुजरात में है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, 80% गुजरात में है और उसका 1/3 अभी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में चीन से आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये एक मुद्दा है। अभी बात हो रही है, ट्रम्प से बात हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूरोपियन यूनियन से। इसका असर हमारे किसानों पर होगा। अहमदाबाद में पूरे देश से कांग्रेस के पदाधिकारी बुलाए गए हैं, तो वो भी अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। कोई पार्टी के अंदर की खामियां गिना रहा है, तो कोई कांग्रेस की चुनावी जीत की तरकीबें सुझा रहा है। आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। राहुल जी, मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? मैं राहुल जी को कहती हूं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आपकी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, शत्रप बन करके जिलों में और प्रदेश में बैठे हुए हैं, अपने लिए सोचते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं सोचते हैं, उन लोगों को निकाल डालो। आप एक दफा खत्म हो जाने दो। दरअसल 11 साल से केंद्र की सत्ता से और गुजरात में 3 दशकों से सत्ता से दूर कांग्रेस आज यही मंथन कर रही है कि कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता से दूर किन कारणों से रही। इन सवालों के जवाब तलाशने के दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अधिवेशन के पहले दिन ही कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी साथ छोड़कर चला गया। राहुल गांधी शायद देश की सत्ता तक पहुंचने का यही अचूक मंत्र मान रहे हैं और यही वजह है कि अहमदाबाद से कांग्रेस ओबीसी वोट को पाले में लाने के उपाय लेकर आगे का सियासी सफर तय करे। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में चीन और अमेरिका के बीच छिड़े टैरिफ वार और आरबीआई के नए ऐलान का मिला जुला असर दिखा। बुधवार को शेयर बाजार में कमजोरी रही। सेंसेक्स 380 अंक गिरकर 73,847 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 137 अंक फिसलकर 22,399 पर आ गया। सोने की कीमत में गिरावट आई। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1,050 रुपए सस्ता हुआ, यानी दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 90,200 रुपए पर आ गई। हालांकि चांदी 500 रुपए महंगी हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 93,200 रुपए पर पहुंची। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 45 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 71 पैसे हो गई। सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली में भी आखिरकार केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो गई। साल 2018 में शुरू हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ अब दिल्ली के लाखों गरीब और जरूरतमंदों को मिलेगा। दिल्ली आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला देश का 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है और अब ये स्कीम केवल पश्चिम बंगाल में लागू होना बाकी है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और केंद्र के बीच हुए समझौते के तहत दिल्ली वालों को 10 अप्रैल यानी कि कल से ही आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएंगे। इस कार्ड के जरिए लोग दिल्ली में 10 लाख रुपए तक का मेडिकल इलाज मुफ्त में करा सकेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि केंद्र से मिलने वाले 5 लाख के मेडिकल कवर के अलावा राज्य सरकार भी 5 लाख का मेडिकल कवर देगी। दिल्ली में लगभग 6,54,000 परिवार हैं जिन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए 2 कैटेगरी शहरी और ग्रामीण लाभार्थी की बनाई गई। शहरी इलाकों में करीब 11 तरह के लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। इनमें कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, मजदूर, सफाई कर्मी और सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं।
वहीं ग्रामीण इलाकों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 7 में से 1 क्राइटेरिया पूरा करना होगा। ग्रामीण इलाकों के SC/ST परिवारों के अलावा जिन घरों में 16 साल से 59 साल तक का कोई पुरुष सदस्य नहीं है, वे आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे। दिल्ली में 1 कमरे के कच्चे घरों में रहने वाले गरीब परिवार भी आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड बनने पर लाभार्थियों को 1961 तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी। आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का मेडिकल कवर मिलेगा। राजधानी में 46 प्राइवेट, 34 दिल्ली सरकार के और 11 केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, जहां आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने के लिए वेबसाइट pmj.gov.in पर आप जा सकते हैं या फिर इसकी मोबाइल ऐप का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा लोग किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी CSC ऑपरेटर की मदद से आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थियों को आधार, पैन और वोटर ID जैसे पहचान पत्र की जरूरत होगी। वहीं 70 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिक केवल आधार कार्ड के जरिए आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में अभी 4 लाख से ज्यादा 70 साल से अधिक उम्र वाले लोग हैं जो कि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के लागू होने पर हमने राजधानी में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अब दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होने जा रही है, कल उसके ई-कार्ड बटेंगे। अब तक आप लोग को ये योजना नहीं मिल रही थी, कुछ फायदा दिखाई पड़ रहा है? बहुत सब मिले तब तो फायदा की बात करेंगे, नुकसान और फायदा तब तो बात करेंगे, अभी तो मिला ही नहीं। अब जहाँ तक मेरा अनुभव ही नहीं है, लोग जो शेयर करते हैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आयुष्मान कार्ड की बात हुई है वहाँ शिकायतें आ रही है। अब हम अपने आँख से देख लेंगे, उसको महसूस कर लेंगे और दुनिया या लोग जो कह रहा था वो गलत कह रहा था, सही कह रहा था। अब दिल्ली में बटेगा, दिल्ली में हमारे पास आएगा, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, तब तो देखेंगे क्या है, सही है कि गलत है कि क्या। अब दिल्ली में उसने केजरीवाल जी ने इसलिए लागू नहीं किया था कि दिल्ली वो एक पॉलिटिकल की वजह से नहीं दे रहे थे कि भाई मोदी जी की योजना को मैं लागू करूं ही नहीं। सबसे ठीक था? नहीं, गलत था, ये गलत था। आज पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, क्यों नहीं है? पॉलिटिकल इश्यू है। देखो, सेंटर की योजनाएं लागू करनी चाहिए। अब वो इम्प्लीमेंट कब कितनी होती हैं, हॉस्पिटल कितना मानते हैं, वो बाद की बातें हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को आपको लागू करने का तो आपको कायदा है, ये मेरा है। हाँ, तो जो भी गरीब लोग हैं, जो भी उसका लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा अगर वो सच में इम्प्लीमेंट होता है तो। बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, कम से कम पैसे बचेंगे घर के, और जो गरीब लोग हैं उनके पैसे बचेंगे। जो अपर मिडिल क्लास हैं या फिर रिच पर्सन है वो तो अपना इलाज करवा लेते हैं अच्छे से, उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो गरीब हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सबका यही कहना है कि आयुष्मान योजना मिलने से दिल्ली वालों को बेशक फ़ायदा होगा। अभी अगर आप 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो उसका प्रीमियम लगभग 12 से 15 हज़ार के बीच पड़ता है, वो भी तब अगर आपकी उम्र 35 साल तक हो। अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसका प्रीमियम और ज़्यादा महंगा होता है और इलाज सरकारी अस्पताल में कराना मुश्किल होता है। ऐसे में दिल्ली वालों को इस स्कीम में अब फ़ायदे ही फ़ायदे दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। आधार कार्ड को लेकर सरकार की नई पहल। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। आधार को लेकर एक नया ऐप लॉन्च किया गया। केंद्रीय IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसे पेश किया। बताया गया कि अब यूजर्स को कहीं भी आधार कार्ड या उसकी फोटो कॉपी लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपके फेस ऑथेंटिकेशन से ही आपका काम हो जाएगा। मध्य प्रदेश में साइबर ठगों ने एक सरकारी विभाग जैसी वेबसाइट बनाकर ठगी का एक और तरीका अपनाया। कहा जा रहा है कि उन्होंने आयुष विभाग के नाम से 2972 वैकेंसी का विज्ञापन निकाला, लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया पर सामने आया तो आयुष विभाग ने कार्रवाई की बात कही। ऐसे में साइबर ठगों ने अब ये वेबसाइट बंद कर दी है। बताया गया कि इन पदों के लिए 500 रुपए की फीस रखी गई थी, साथ में एक जीमेल ID भी दी गई थी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि ये प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट नहीं है और न ही विभाग ने ये भर्तियां निकाली।
ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से मोबाइल यूजर्स के लिए नई चेतावनी जारी की। इसके जरिए लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया। ट्राई के मुताबिक कई लोगों को केवाईसी अपडेट करने और सिम बंद करने जैसे फर्जी कॉल और संदेश ट्राई के नाम से फोन पर मिल रहे हैं, लेकिन ट्राई ने कहा कि इन फर्जी संदेशों पर विश्वास न करें। ट्राई का कहना है कि मोबाइल यूजर्स ऐसे मामलों की शिकायत नेशनल साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट कर सकते हैं। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम आपको लिए चलेंगे बिहार के जहानाबाद, जहां के पाली गांव में बिहार की पहली फिल्म सिटी का उद्घाटन हुआ है। अभिनेता हैदर काज़मी ने इस फिल्म सिटी का सपना देखा था और 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब वो सपना पूरा हुआ है। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। बिहार का जहानाबाद जिला, कभी ये जिला नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ नक्सलियों की अदालतें लगती थी, बड़ी बड़ी घटनाओं का गवाह रहा है ये जिला। लेकिन अब जहानाबाद की तस्वीर बदल चुकी है। अब बिहार के जहानाबाद की धरती पर बदलाव की सुखद बयार बह रही है। अब जहानाबाद बिहार की पहली फिल्म सिटी को लेकर चर्चा में है। यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी है। लाइट कैमरा एक्शन बोलते लोग यहाँ मिल जाएंगे। मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के कई नामचीन कलाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिल्म निर्माण में जुटे हुए हैं। जहानाबाद पाली गांव में एक फिल्म सिटी की स्थापना की है और यहाँ शूटिंग चल रही है। कन्याधन फिल्म है, धीरज पंडित की फिल्म है, उसको हम शूट करने आए हैं और शूटिंग चल रही है अभी। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ की बिहार में की फिल्म सिटी में हम शूट कर रहे हैं। एक अच्छी पहल है। बिहार सरकार ने भी एक फिल्म नीति अभी लागू की है, जिसके माध्यम से उन्होंने घोषणा की है कि आप बिहार आइए, शूटिंग कीजिए। यहाँ पर जो अनुदान हो सकेगा, सब्सिडी या जो भी शूटिंग संबंधी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएंगी। बिहार के जहानाबाद का नाम सुनते ही अभी भी लोग यहाँ आना नहीं चाहते, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। सरकार के साथ साथ प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है, तभी तो इतना बड़ा बदलाव संभव हो सका है। तो मुझे आके ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ कि बिहार में, जहानाबाद में इतना कभी क्राइम रहा होगा या अभी भी होगा। आमतौर पर मैं जितने लोगों से मिला, सब बड़े स्वीट और प्यारे लोग लगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार सरकार की मदद और हैदर काज़मी की मेहनत का ही रंग है, जिसने जहानाबाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है, लेकिन इस बार सुखद एहसास के साथ। यहाँ लेबर नहीं मिलता था, जैसा मैं कंस्ट्रक्शन चाहता था उस तरह का कुछ होता नहीं था, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर मैं खड़ा रहा। गर्मी, बारिश, ठंड सबको देखता रहा, लेबर के साथ मिल के करता था। तो लोग हमारे गांव के जो हमारे जानने वाले लोग आते थे, वो सोचते थे पागल है, क्या कर रहा है। तो बोलते किस लिए, हम लोग नहीं यहीं अब रहेंगे ना, थोड़े दिन बाद तो हमको यहीं रहना है, जब रिटायर हो जाएंगे। तो उनको लगा अच्छा रिटायर की तैयारी कर रहा है, उन्हें नहीं पता था कि फिल्म सिटी बन रही है। तो अभी तो यहाँ शूटिंग चल रही है डे नाइट। गाँव के लिए, पूरे गाँव के लिए ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। गाँव के लोगों को रोजगार मिल रहा है। जहानाबाद के पाली गांव के लोग भी फिल्म सिटी बनने से काफी खुश हैं। एक तो इस जिले के विकास को नए पंख लगे हैं, साथ ही लोगों को रोजगार के नए नए मौके भी मिल रहे हैं, जिससे इलाके के लोगों के जीवन में नई बहार सी आ गई है। जहानाबाद से सैयद मुशर्रफ इमाम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।